ऑलराइट, तो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस देख लिया था। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें एक छोटा सा डील करना है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो नाम से ही आपको मीनिंग इसका जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि रिवर्स का मतलब प्रोसेस जो है वो अब उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, जैसे आपका ऑस्मोसिस चल रहा था उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्वेंट का या वाटर का जो मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ होगा, वो मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ डेफिनेशन में भी आपको क्लैरिफाई किया गया है कि वो मूवमेंट होगा फ्रॉम अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जहां पर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड आप एक तरीके से मान लीजिए कि थोड़ा सा गाढ़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूट वन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो काफी पतला होता है क्योंकि वहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो जब भी आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होगा, अब आप देखिए ये उल्टा हो गया ना। अभी तक आपने ऑस्मोसिस में क्या सीखा था कि जहां पर भी आपका सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से मूवमेंट होती है कहां पर, जहां पर भी आपका सॉल्वेंट कम होता था। ये आपके लिए कंसेप्ट था किसका, ऑस्मोसिस का। लेकिन अब रिवर्स ऑस्मोसिस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज गोइंग उल्टा, ये वाला मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जब भी मूवमेंट उल्टा होने लगे कि सॉल्वेंट जहां कम है वहां से पानी का मूवमेंट हो ज्यादा पानी की तरफ, तब उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तब द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज आरओ या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जा रहा है। तो दैट इज द रीजन कि जब भी रिवर्स ऑस्मोसिस होता है तो हमें यहाँ पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इस मेथड से जो आपको पानी मिलेगा या जो लास्ट में आपको वाटर कलेक्टेड अमाउंट मिलेगी वो पानी काफी प्योर होता है। आप लोगों ने आरओ का नाम जनरली कब सुना है, आरओ का नाम आपने सुना होगा कि हमने इसको कहाँ पर अप्लाई किया, किचन में लगा हुआ है, इससे आने वाला पानी भी आप लोग पीते हो फिल्टर्स का। ठीक है, तो वहां पर जनरली आपने किसकी टेक्निक सुन रखी है, आपने वहां पे आरओ की टेक्निक सुन रखी है। यस, वेरी गुड कुणाल एंड देव। इनफैक्ट कुणाल और देव क्या सभी लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है दैट इज डन विद द टेक्निक ऑफ आरओ। तो वो जो आरओ होता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी सेम आपको दिया गया है कि इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑब्टेन करना होता है, या फिर जब हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं तब भी इस टेक्निक का एप्लीकेशन बताया जाता है। ठीक है, तो दैट इज सिंपल सा टेक्निक ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद हम जिस टॉपिक पे चले जाएंगे वो होगा टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो जब हम टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर देखेंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। जब भी आप किसी प्लांट सेल को पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। और वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जिसके थ्रू ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जब भी किसी सेल को आपने पानी के अंदर इमर्स किया है या आपने उसको पानी के अंदर प्लेस किया है, एट दैट टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप, मतलब सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है या जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसका जो प्रेशर हो जाता है वो हायर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ये प्रेशर हायर हो जाएगा
तब क्या होगा कि सेल की जो कंटेंट है, मतलब उसके सैप की कंटेंट का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो प्रेशर क्या होता है मुझे बताइए, व्हाट इज प्रेशर? आप लोग आंसर करिए, व्हाट इज प्रेशर? ओके रहा, नो इश्यूज, आप जा सकते हो। रेस्ट ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज प्रेशर? वेरी गुड कुणाल। प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप किसी भी जगह पर अगर धक्का लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो यहाँ पे जो सेल सैप है, अब सेल सैप में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे या जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, दे आर गोइंग टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दैट सेल। ठीक है, क्योंकि वो वॉल ही है जिसके थ्रू क्या आ रहा है, आपका जो बाहर से आने वाला सॉल्वेंट है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, तो दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि सेल सैप ने अप्लाई किया है वॉल पर, दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब जब भी ये जो सेल सैप ने प्रेशर वॉल पे लगाया तो वॉल चुप बैठने वाली है क्या? आपने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा, देयर इज, कौन सा लॉ? एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, याद है आप सबको? यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा कि जब सेल सैप ने टर्गर प्रेशर लगाया वॉल के ऊपर, तो जो वॉल है वो साइलेंट नहीं रहने वाली है। वॉल इज ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द सेल सैप। दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। ठीक है, तो देखिए प्रेशर वही है, चाहे वो सेल सैप से दीवार पे लगा हो या सेल की दीवार से सेल सैप पे लगा हो, अमाउंट या मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, लेकिन नाम बदल गया जब उसको सेल सैप ने सेल वॉल पर लगाया, तो द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, और जब उसको वॉल ने सैप पे लगाया तो द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज वॉल प्रेशर। ठीक है, अब ये जो आपका टर्गर प्रेशर है इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हो सकता है कि कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको क्वेश्चन टर्गर प्रेशर के नाम से ना पूछा गया हो, क्वेश्चन आपको पूछा गया हो बाय द टर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर इट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, और वो जो बात आप याद रखोगे वो है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको एक कंडीशन मेंशन कर रहा है। कंडीशन ये है कि टर्गर प्रेशर कभी भी फ्री सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करता। ये केवल तब काम करेगा या तब टर्गर प्रेशर की एग्जिस्टेंस होगी व्हेन यू आर वर्किंग अपॉन एन ऑस्मोटिक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ दो चीजों का मीनिंग समझ लो कि ये फ्री सॉल्यूशन क्या होता है और ऑस्मोटिक सिस्टम क्या है। मैंने जब आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझाई थी, दैट टाइम ऑल्सो आई मेड यू वेरी क्लियर कि ऑस्मोटिक सिस्टम तब बनेगा या कोई भी सॉल्यूशन ऑस्मोटिक सिस्टम तब कहलाता है जब वहां पर आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर ऑस्मोसिस नहीं चलेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में हम कंसिडर करते हैं लिक्विड का मूवमेंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड को इन्वॉल्व करके बनाया जाए। ठीक है, दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस भी यहाँ पर होते हैं, जैसे गैस और गैस का सॉल्यूशन हो गया, या फिर आप देख सकते हो सॉलिड का किसी गैस के साथ सॉल्यूशन बन गया। ये आप केमिस्ट्री में सीखोगे। तो वो सारे फ्री सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, सॉल्यूशन सभी हैं, लेकिन सभी के सभी सॉल्यूशन ऑस्मोटिक सिस्टम नहीं होते, रिमेंबर दिस वन। क्लियर? जितने भी सॉल्यूशन में लिक्विड इन्वॉल्व होगा, जहां पर भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, केवल उन्हीं सॉल्यूशंस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस विल बी कंसिडर्ड एज फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑस्मोटिक सिस्टम। दिस डजंट होल्ड ट्रू फॉर फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर पे और क्या क्या चीजें होती हैं।
तो जब भी हम ये कंसेप्ट देखते हैं टर्गर प्रेशर का, तो मैंने आपको साथ ही साथ वॉल प्रेशर भी समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में आपको वॉल प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है कि वॉल प्रेशर कब होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सा चीज यहाँ पे सिखाऊं ड्रॉ करके कि कैसे टर्गर प्रेशर और कैसे वॉल प्रेशर, तो आप यहाँ आसान सा डायग्राम देखिए कि सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, और ये उसका वॉल है, ये सेल है और ये उसका वॉल है। तो हमने यहाँ पर जब सेल देखा, उसकी वॉल देख ली, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सेल है सपोज उसके अंदर यहाँ पार्टिकल्स हैं, जो कि किसके पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, या जो आपका ऑस्मोटिक सिस्टम है वो बना हुआ है। तो व्हेन दिस पार्टिकल्स आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल, तो उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे कौन लगाएगी, वॉल लगाएगी पार्टिकल्स पे, तो उसको हम कहेंगे वॉल प्रेशर, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टर्गर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ हमें वेक्टर तो लगाना नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि हम उसका डायरेक्शन जज करेंगे, हमें जो काम है वो केवल मैग्नीट्यूड के साथ है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड दैट टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, यहाँ पे जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी आप किसी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं और उसके टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। जैसे कि जब भी हम एक फ्लैसिड सेल की बात करेंगे, अब फ्लैसिड सेल की कंडीशन कब थी, आइसोटोनिक कंडीशन थी फ्लैसिड सेल में। तो जब फ्लैसिड कंडीशन की आप बात करोगे तो वहां पे टर्गर प्रेशर 0 होता है, ठीक है। क्योंकि देखो फ्लैसिड सेल में आप जानते हो कि नेट मूवमेंट जो होगी सॉल्वेंट की वो तो 0 है, ठीक है। सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट 0 है, तो ना तो सॉल्वेंट अंदर आ रहा है सेल के और ना तो सॉल्वेंट बाहर जा रहा है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं प्रेशर वॉल की तरफ से पार्टिकल पे लगाऊं या पार्टिकल की तरफ से वॉल पे लगाऊं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट 0 है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे आप टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर जो भी देखेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वो 0 होगा। ये कंडीशन सबको क्लियर हुई या नहीं फ्लैसिड सेल की? क्या फ्लैसिड सेल की ये कंडीशन सबको क्लियर है जो मैंने अभी समझाई? नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज 0, मतलब ऑस्मोसिस तो चल ही नहीं रहा है। तो जब ऑस्मोसिस नहीं चल रहा है तो कहाँ का प्रेशर, ना टर्गर प्रेशर ना वॉल प्रेशर। तो आपका जो टर्गर प्रेशर होगा या जो वॉल प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी 0 जब फ्लैसिड सेल की बात होगी। ये कंडीशन क्लियर हुई है? इज इट क्लियर? फाइन। तो ये एक फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल पे इसका जो इफेक्ट है वो आप याद कर लीजिए कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो बर्स्ट नहीं होते जब भी उनको आप प्योर वाटर में रखते हो, बट जब आप एनिमल सेल को प्योर वाटर में रख दोगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इसका रीजन होता है सेल वॉल का एब्सेंस। प्लांट सेल को आप कितने भी अच्छे शुद्ध पानी में रख दो, पानी उसके अंदर जाता रहेगा बट प्लांट सेल फटेगा नहीं। रीजन, क्योंकि उसको सेल वॉल ने प्रोटेक्शन दे रखा है। बट जब भी आप एनिमल सेल को प्योर वाटर में प्लेस करोगे तो एनिमल सेल तुरंत एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से बर्स्ट हो जाएगा। और रीजन ये है कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। समझ में आई बात? तो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट जो आपको याद रखना है। टर्गर प्रेशर जो होता है फुली टर्जिड सेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सेल, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप अच्छे से अपने दिमाग में याद रखिएगा जो यहाँ आपको टर्गर प्रेशर के डिस्क्रिप्शन में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम फुली टर्जिड सेल की बात कर रहे हैं तो फुली टर्जिड सेल में कंडीशन क्या होती है? फुली टर्जिड सेल की कंडीशन होती है कि यहाँ जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टर्गर प्रेशर के बराबर है।
अब फुली टर्जिड सेल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फूला हुआ सेल, ठीक है। तो वहां टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि जिस प्रेशर के साथ ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जाएगा उतना ही प्रेशर पार्टिकल जो है वो वॉल के ऊपर लगाएगा। तो इन दैट कंडीशन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू टर्गर प्रेशर। इसके अलावा टर्गर प्रेशर को नेगेटिव माना जाता है जब सेल में प्लाज्मोलिसिस चलता है। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ प्लाज्मोलिसिस का मतलब समझाऊं, तो प्लाज्मोलिसिस का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब भी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये वॉल है, ठीक है, दिस इज वॉल बेसिकली, और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका होगा, वॉल से डिटैच हो चुका होगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में जब आप टर्गर प्रेशर लगा निकालोगे तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल सैप है वो सिकुड़ चुका है, उसके पार्टिकल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर वॉल पे लगाए। दैट इज वाई मैग्नीट्यूड ऑफ टर्गर प्रेशर विल बी फाउंड टू बी नेगेटिव, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी समझने में? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं सारी बातें? यस और नो? फाइन। तो यहाँ पर जो बातें अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाई हैं वही सारी बातें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द एरोज, यहाँ पे जो एरोज हैं उनका आप डायरेक्शन देखिए। तो जब आप उनका डायरेक्शन देखेंगे तो टर्गर प्रेशर ये रहा, दिस इज योर टर्गर प्रेशर और टीपी। तो टर्गर प्रेशर इज अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स ऑन द वॉल, ठीक है। अब ये वॉल जो है ये चुप नहीं रह रही है, wall is also applying equal amount of pressure on the cell sap। तो टर्गर प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वॉल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन मैंने आपको पहले समझाई है। अब इसके अलावा जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो वहां पर आप देखिए कि जिस अमाउंट से वाटर अंदर आ रहा है उसी अमाउंट से उसको बाहर जाने से सेल वॉल रोक भी रही है। दैट इज द बेसिक कंडीशन। तो जब भी टीपी और डब्ल्यूपी की बात होती है तो रिमेंबर ये दोनों बहुत अलग चीजें नहीं हैं, इनका बस डायरेक्शन डिफरेंट होता है। जब सेल सैप वॉल पे लगा रहा है तो टर्गर टर्म आप देंगे, और जब वॉल लगाती है पार्टिकल्स पे या अंदर के सैप पे प्रेशर तो दैट इज वॉल प्रेशर। तो ये डायग्राम अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो। अगर इस डायग्राम को समझने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन। अच्छे से ये डायग्राम देख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन जस्ट रिप्लाई नो सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन। नो प्रॉब्लम, फाइन। तो हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, Kunal is asking, ma'am, if concentration of solvent is more than the limit of cell wall to handle it, then what will happen? ठीक है। कुणाल ने एक बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी है, और उसकी बात ये है कि मैम सेल वॉल अभी तक तो बचा रहा था सेल को बर्स्ट होने से, बट अगर कंसंट्रेशन पानी की इतनी ज्यादा हो गई है कि सेल वॉल हैंडल नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? इन दैट केस सेल इज गोइंग टू बर्स्ट कुणाल, ठीक है। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जो अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है सेल के, उसकी भी एक लिमिट होती है, और वो जो लिमिट होती है उसको सेल वॉल हैंडल करने के लिए केपेबल होता है। बट अगर ऐसी रेयर कंडीशन आ गई है कि जो लिमिट है सॉल्वेंट के अंदर जाने की वो भी बढ़ गई है, और वो लिमिट इतनी ज्यादा हो गई है कि सेल वॉल उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तब तो सेल का बर्स्ट होना तय है, ठीक है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सेल वॉल की ताकत उतनी ही होती है जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर एकोमोडेट किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों जो रहते हैं एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। ओके, देन आगे चलते हैं हम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डेफिसिट पे जाएंगे, बट उसके पहले टर्गर प्रेशर की इंपॉर्टेंस देख लीजिए। टर्गर प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सेम, अगर आप सेल टू सेल वॉल अटैचमेंट देख रहे हैं या कोई सेल है जो कि स्ट्रेच्ड कंडीशन में है या फिर नॉर्मल शेप ऑफ द सेल है, तो दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल्स का 3 डायमेंशनल सेक्शन देखते हैं या उनका 3D स्ट्रक्चर देखते हो, तो दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ठीक है। अगली बात है कि टर्गर प्रेशर एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग डेलिकेट ऑर्गन्स का शेप। इसके अलावा सेल इलोंगेशन या सेल का जो ग्रोथ होता है, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टीपी या डब्ल्यूपी। ठीक है। प्लांट की जो मूवमेंट्स होती हैं, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल आप कहाँ पे पढ़ते हो? गार्ड सेल कहाँ होता है, याद है आपको? जब भी यहाँ गार्ड सेल आप देखोगे, तो गार्ड सेल इज बेसिकली तब जब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टोमेटा की। ठीक है। तो जब स्टोमेटा की बात होगी तभी यहाँ पर गार्ड सेल की भी बात की जाती है। तो जैसा कि आप एप्लीकेशन ऑस्मोसिस में देख रहे थे, वैसा ही कुछ एप्लीकेशन यहाँ टीपी एंड डब्ल्यूपी का भी है। गार्ड सेल में भी आपको ये दिखेगा। देन टर्गर प्रेशर एसेंशियल होता है फॉर प्रीम्यूल एंड रेडिकल टू ग्रो। अब ये भी आपने ऑस्मोसिस के टाइम पे भी देखा हुआ था, देयर इज नथिंग न्यू। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो बात हो रही है या ज्यादातर जो काम हो रहे हैं वो पानी के बेसिस पे हो रहे हैं, तो ये जो आपका ऑस्मोसिस का कंसेप्ट हो गया, ये जो आपका टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर का कंसेप्ट हो गया, इन सारी चीजों को हम प्लांट वाटर रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इन सारी चीजों को कौन से नाम से जाना जाता है? बाय द नेम ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन। क्योंकि ज्यादातर चीजें या ज्यादातर बातें, ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जरा सा कंफ्यूजिंग होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी डीपीडी हम समझेंगे, इसको हम शॉर्ट में डीपीडी कहते हैं, तो डीपीडी जब भी आप समझोगे तो आप याद रखिए कि यहाँ आपको टर्गर प्रेशर का कंसेप्ट भी लगाना है, यहाँ आपको वॉल प्रेशर का कंसेप्ट भी लगाना है, और इन दोनों के कंसेप्ट से रिलेट करते हुए आपको किसी भी सेल के अंदर का डीपीडी कैलकुलेट करना है। ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और यही एक रीजन है कि मैंने आपको टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर पहले बता दिया है, ताकि जब डीपीडी डिफाइन किया जाए फॉर एनी टाइप ऑफ सेल, तो आप क्लियर रहें कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है। ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, तो द डेफिनेशन इज, किसी भी सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है और प्योर सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज डीपीडी। ठीक है। याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज टर्म्ड एज डीपीडी। अगर मैं आपको रफली एक एग्जाम्पल देके इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो वो चीज आप कैसे समझ पाएंगे कि सपोज यहाँ पर कंडीशन ए है और यहाँ कंडीशन बी है। कंडीशन ए में आपने ले रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। और कंडीशन बी में आपके पास कुछ भी नहीं है। कंडीशन बी में आपके पास प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ वाटर। ले लेते हैं। ठीक है। कंडीशन बी में यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो यहाँ वाटर जो है वो प्योर सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दैट विल बी अ सॉल्यूशन। तो जब आप यहाँ का डिफ्यूजन प्रेशर देखेंगे, से सपोज यहाँ का डिफ्यूजन प्रेशर माना गया है 15 atm। ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो प्रेशर है उसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है दैट इज एटीएम। तो यहाँ आपने डिफ्यूजन प्रेशर मान लिया सॉल्ट सॉल्यूशन का 15 atm। ठीक है। और जब आप वाटर का देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ का जो डिफ्यूजन प्रेशर है दैट विल बी कितना, 20 atm। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है प्योर सॉल्वेंट और किसके बीच का, सॉल्यूशन के बीच का। तो आपका जो यहाँ डीपीडी कैलकुलेट होगा, वो डीपीडी कैसे कैलकुलेट होगा फॉर द गिवन कंडीशन,
आपका कंडीशन होगा 20 माइनस 15 और वो कितना होगा 5 ATM के बराबर। तो ये जो आपका कंडीशन आया 5 ATM वाला, दिस विल बी योर DPD, मतलब कि डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द टू। समझ में आई चीजें? दोनों के बीच में डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस है दैट डिफाइंस DPD। क्लियर? अब और भी आसान तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है, अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर का जो यहाँ मैंने आपके लिए वैल्यू लिया है दैट इज कंप्लीटली सपोज किया हुआ वैल्यू, आपने ऐसा सपोज किया है, ठीक है। तो जब आप सपोज कर लेते हो तो आप कोई भी वहां पर वैल्यूज ले सकते हो, बट याद रखिए कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो कैलकुलेशन के लिए आपको वैल्यू दी गई होगी, आपको इमेजिन करके नहीं चलना है। और यहाँ पे आपको याद भी नहीं कर लेना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का हमेशा 15 एटमॉस्फेयर होता है या वाटर का हमेशा 20 एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। दिस इज ओनली एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज DPD। अगली बात याद रखिए, आप DPD को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का और डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का, उनका जो डिफरेंस निकला, मतलब किसका प्रेशर कितना ज्यादा है और कितना कम है, दैट इज ऑल्सो DPD। जैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख सकते हो कि 15 एटमॉस्फेयर का, सॉरी 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द टू। तो दैट डिफरेंस इज ओनली कि कितना ज्यादा है अगले वाले का या कितना कम है, और उसी से आपको ये भी पता चल रहा है कि DPD क्या है। तो DPD इस कंडीशन में 5 एटमॉस्फेयर्स है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ DPD। अब हिस्टोरिकल पार्ट जो है वो आप लोग याद कर लेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था या कब बताया था। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो टर्म था, BS मेयर ने ये टर्म दिया था, और रेनर ने इसके लिए दूसरा टर्म यूज किया, और वो जो टर्म था दैट इज सक्शन प्रेशर। क्लियर? तो रिमेंबर सक्शन प्रेशर ऑल्सो। इसके अलावा DPD जो है दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? जब भी आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वहां ऑस्मोसिस तो आना ही आना है। तो ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। दैट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ DPD, ठीक है। DPD के टर्म्स में भी आप उसको डिफाइन करोगे। और जो DPD होता है इसको हम पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी मानते हैं, दैट इज व्हाई द टर्म सक्शन प्रेशर इज यूज्ड, ठीक है। कितना ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब की जा सकती हैं, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। इतनी बातें अपने दिमाग में रखिए। लेटर ऑन DPD को हम डिमांड ऑफ वाटर इनसाइड अ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो DPD होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज आपको देखना है कि पानी कहाँ पर ज्यादा हम डालें या एब्जॉर्ब करें। तो देखो, से सपोज आप बात कर रहे हो दो सेल की, एक सेल के अंदर ये वाला जो सेल है यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड इस पर्टिकुलर सेल में सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो अब आप मुझे बताइए कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम, कौन से सेल की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? कौन से सेल की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? जिसके पास सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है या जिसके पास सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है? बताइए। Which cell is going to have water requirement more? Obviously, ठीक है। वेरी गुड देव। जाहिर सी बात है कि जहां पर ज्यादा सॉल्यूट होगा वो पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो उसकी वाटर डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि जब डिमांड ऑफ वाटर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो DPD है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट।
जितना सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वाटर डिमांड भी बढ़ते जाएगी. दैट विल डिफाइन योर डीपीडी, या डीपीडी इज गोइंग टू डिफाइन डिमांड ऑफ वाटर. ठीक है, इतना याद करिए. इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद करना है या कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है? जब भी आप डीपीडी के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं किसको, डिफ्यूजन को, तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ वाटर. अब डिफ्यूजन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर का सीधा सीधा मीनिंग हो गया ऑस्मोसिस. ठीक है, जब भी वाटर डिफ्यूज करता है तो हमने पढ़ा है कि उसका मतलब ऑस्मोसिस होता है. तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर हमेशा हायर डीपीडी से लोअर डीपीडी के डायरेक्शन में होता है. ठीक है, मतलब अभी अभी हमने लिखा था कि डीपीडी इज गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस. तो उसका मतलब ये है कि जब भी पानी का डिफ्यूजन होगा, लिक्विड का डिफ्यूजन होगा, या फिर व्हाट वी कॉल ऑस्मोसिस, ये कहाँ से होगा? फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी, मतलब जहां डीपीडी कम है वहां से ये हमेशा जाएगा जहां पर डीपीडी हायर है. ठीक है, तो जब आप डीपीडी कम देखोगे, मतलब कि जैसा आपका कंडीशन था, सपोज कहीं पर आपको डीपीडी 5 मिला है और दूसरे जगह आपको ऑस्मोटिक सिस्टम का जो डीपीडी है वो 10 मिला है, तो डायरेक्शन क्या होगा ऑस्मोसिस का? डायरेक्शन होगा फ्रॉम 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला डीपीडी टू द 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला डीपीडी. अब इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी ने सोचा है कि लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी में ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? समझ में आ गया है? कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई कि हम लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी ऑस्मोसिस क्यों कर रहे हैं? वो लोग मुझे बताइए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं. इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू गेट दिस पॉइंट? सभी को ये बात समझ में आ गई कि हम लोअर डीपीडी से ऑस्मोसिस हायर डीपीडी में क्यों करवा रहे हैं? यस और नो? सभी लोगों से मुझे रिप्लाई जानना है. ओके, सभी को अगर समझ में आ गया है देन इट्स वेल एंड गुड. ठीक है, अगर आप सबको ये चीजें क्लियर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका डीपीडी लो है तो वहां से आपका ऑस्मोसिस हमेशा हायर डीपीडी में जाएगा. तो देखो ये वाला पॉइंट ना मैं बार बार आप लोगों से इसीलिए पूछ रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये स्टार पॉइंट है. व्हाई दिस इज a स्टार पॉइंट? क्योंकि ये भी ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन हो सकती है. दैट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज व्हेन movement of liquid molecule या diffusion of liquid molecule is going to take place from a region of lower diffusion pressure deficit to a region of higher diffusion pressure deficit. ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस को भी डिफाइन कर रहा है. तो यहाँ आप इस वाले सेंटेंस को दो तरह से यूज कर सकते हो. आप इसको डीपीडी के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इसको ऑस्मोसिस के लिए भी यूज कर सकते हो. दोनों तरह से ये आपको काम आएगी. क्लियर? तो दैट इज द रीजन दैट आई एम पुटिंग फोकस ओवर दिस स्टेटमेंट. तो फिर से इसको पढ़िएगा. अगर आपको इसको समझने में बाद में भी कोई इश्यू आता है तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डीपीडी के बारे में और भी कुछ बातें. तो डीपीडी के बारे में और भी कुछ बातें जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है कि नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर से ज्यादा होता है. अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का हमें क्या काम है? काम क्यों नहीं है? जब भी आप सॉल्वेंट की मूवमेंट देख रहे हो तो सॉल्वेंट जब जब मूव करेगा तो आप मान लीजिए ऑस्मोसिस तो एक्टिव हो ही गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ गया. जब ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा है तो सेल जो है या तो वो टर्जिडिटी लेगा या तो वो फ्लैसिडिटी लेगा. तो जब टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी लेगा तो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर भी डिफाइन हो गया. और जब ऑस्मोटिक सिस्टम बन चुका, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर एक्टिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास डीपीडी भी एक्टिवेट हो गया. ये बात क्लियर हुई मैंने जो अभी आपको समझाया कि हम यहाँ टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? समझ में आई है ये बात? यस और नो? नहीं समझ में आई?
ओके, कुणाल के अलावा ये बात और किसको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। फाइन, ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की हो रही है। अब मैं जो जो बोलूंगी उसमें एटलीस्ट आपको यस या नो जरूर बताना है। क्लियर? यस या नो जरूर बोलना है आपको, तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो। यस। जब आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट देख रहे हो या डिफ्यूजन देख रहे हो तो वो ऑस्मोसिस हुआ या नहीं हुआ? ऑस्मोसिस हुआ, अग्री? ठीक है। जब ऑस्मोसिस आ गया है या ऑस्मोसिस चल रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन होगी या नहीं होगी? होगी ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन? ऑब्वियसली होगी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपने डिफाइन किया, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप डिफाइन कर रहे हो किसी भी ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए, तो ऑस्मोटिक सिस्टम के अंदर टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर चलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्गर प्रेशर सिर्फ ऑस्मोटिक सिस्टम पे बनेगा। याद है या नहीं याद है? याद है? तो अब आप रिलेट कर लो ना, लिक्विड है मतलब ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्मोटिक सिस्टम बन गया। जब ऑस्मोटिक सिस्टम बन गया तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर भी हो गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? ऑल राइट। अब जब आप इतना समझ गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि जब सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर ऑस्मोटिक सिस्टम बन गया, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर हो गया, तो यहाँ पर डीपीडी भी तो होगा। लिक्विड डिफ्यूजन चल रहा है और डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस। हाँ या ना? अब आप बात को रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए? पूनम, कुणाल, देव, सभी से मैं पूछ रही हूँ, यश, जितने लोगों को भी ये क्लियर नहीं था, क्या अब आप डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को डीपीडी को ओपी के साथ, टीपी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? गॉट इट? फाइन। तो अब क्योंकि आप रिलेट कर पा रहे हो तो अब आपको आगे का चीज समझ में आएगा कि कैसे हम डीपीडी फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल प्रेशर ऑफ द सेल। ठीक है? ठीक है, फाइन।